हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एन इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको एक सीरीज करा रहे हैं जिसमें मैं आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके सीजीएल 2022 मेंस के लिए, कंप्यूटर के लिए बेसिकली जो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हमारी सीरीज के 8 पार्ट आ चुके हैं, आज इसका 9th पार्ट है। परसों से आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है मेंस का, और उसी को टारगेट करते हुए हम ये सीरीज कर रहे हैं। अगर अभी आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी के पार्ट्स का लिंक है, आप जाकर वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। 9th पार्ट इस सीरीज का, और आपका एग्जाम परसों शेड्यूल्ड है, परसों आपका एग्जाम आने वाला है, दो से एग्जाम स्टार्ट है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर को लेकर, तो एटलीस्ट इन वीडियोस को तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, which type of printers do not establish any mechanical contact between the print head and the paper। आपसे यहां पूछा गया है किस तरह का प्रिंटर आपका कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखता है पेपर के बीच में और आपकी डिवाइस जो आपका प्रिंटर है उसके बीच में। तो वो आपके प्रिंटर्स होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स या फिर लेजर प्रिंटर्स। उसमें क्या होता है, प्रिंटर काम कैसे करता है, आपका जो पेपर होता है उस पर मशीन जो है वो बार बार स्ट्रोक करती है, तब जाकर चीजें प्रिंट होती हैं। ऐसे प्रिंटर पहले बना करते थे, बट फिर क्या हुआ अभी, और उनको हम बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। फाइन, उसके बाद क्या हुआ कि जो हम एक नई तरह के प्रिंटर्स आए जिनको बोला गया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। उसमें क्या होता है, प्रिंटर का पेपर से कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता, या तो जो पेपर है उसी के अंदर इंक होगी, या फिर वो उसको हीट देगा, या फिर उसमें लेजर्स होंगी, उन सब की हेल्प से क्या होती है, चीजें प्रिंट होती हैं। तो इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, वो होते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर। इनको हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका इसका आंसर। चलिए, व्हाट रिकॉर्ड द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन आवर डिस्क। ठीक है, हर एक फाइल, हर एक डिस्क का जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली कहां पर लोकेट होता है, तो वो होता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक ये आपका डीबीएमएस के अंदर से आपका जो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया इस पार्ट के अंदर से। ठीक, चलिए, a dash is a property of the entire relation rather than of the individual tuples in which each tuple is unique। इसमें क्या है कि एक ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो पूरा का पूरा एंटायर रिलेशन दिखाती है, ना कि इंडिविजुअल ट्यूपल्स की रिलेशन को, जो कि यूनिक होती है। मतलब यहां पर किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही है, जो पूरी की पूरी कैटेगरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या इनमें से शो करता है, रोल है, की है, एट्रीब्यूट है, या फिर फील्ड्स है, तो वो होता है आपका की होती है। ठीक है, वो की जो होती है वो पर्टिकुलरली एंटायर रिलेशन की एक बात करती है। अ मेमोरी स्पेस यूज्ड फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें से कौन सा मेमोरी स्पेस जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए यूज होता है वो क्या है, पीरोम है, एसएएम, ठीक है, सैम है, स्क्रैच स्टोरेज है, या फिर बफर है। आंसर होगा इसका स्क्रैच स्टोरेज। ठीक है, स्क्रैच स्टोरेज जो होता है वो आपका एक क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, A 32-bit word computer can access dash bytes at a time। ठीक है, एक कंप्यूटर जिसमें 32 बिट वर्ड यूज होता है वो कितने बाइट्स एक टाइम पर प्रोसेस कर सकता है, कितने बाइट वो एक टाइम पर एक्सेस कर सकता है, 4, 8, 16 या फिर 24। आंसर है इसका 24। ठीक है, तो 24 बाइट्स जो है एक बार में क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 वॉज इन्वेंटेड बाय। ठीक है, आपसे यहां पूछा गया है पहला जो मार्क 1 था। ठीक है, मार्क 1 क्या था, हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, उसको किसने बनाया था, जॉन मॉस्ली ने, होवर्ड एकिन ने, क्लिफर्ड बेरी ने, या फिर चार्ल्स पास्कल ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज होगा और ब्लेज पास्कल होगा, दो से मिलकर यहाँ पे इसके नाम को बनाया गया है, जो कि कोई यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता है। आंसर होगा इसका थर्ड वाला, होवर्ड एकिन। ठीक है, होवर्ड एकिन जो है उन्होंने क्या बनाया था, मार्क 1 बनाया था, और मार्क 1 हमारा क्या था, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए, Which of the following statements is not true about the cache memory। ठीक है, कैशे मेमोरी जो होती है इसके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इससे मैच नहीं करती या फिर इसको सिग्निफाई नहीं करती है, वो क्या है इसका आंसर, कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द माइक्रोप्रोसेसर। Cache memory can be accessed much faster by the microprocessor is comparison to a RAM.
और कैश मेमोरी इज समटाइम्स कॉल्ड द सीपीयू मेमोरी। तो इसमें से सारी चीजें ठीक है, सिर्फ एक चीज गलत है, ठीक है, इसको डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस करता है, कैश मेमोरी को ये मच फास्टर होती है रैम से, ठीक है, और ये कभी कभी इसको सीपीयू मेमोरी ये बोलते हैं। तो ये जो पहला वाला है कि ये रीड ओनली मेमोरी का एक फॉर्म है, ये बिल्कुल गलत है यहां पर, ठीक है। चलिए, Which web content development language refers to a suite of technologies that allow developers to store data in a readable format? ठीक है, डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, बनाने के लिए जो डेवलपर्स जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है? तो कोडिंग के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो हम HTML को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको उसको क्या करना है, रीडेबल फॉर्मेट में आपको उसको लेकर आना है, तो आप यूज करते हैं XML को, ठीक है, आप यूज करते हैं वहां पर XML को, ठीक। नेक्स्ट, What do we call a storage device where the access time is efficiently independent of the location of the data? ठीक है, आप उस स्टोरेज डिवाइस को क्या बोलेंगे जहां पर एक्सेस टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट, मतलब एक्सेस टाइम का लोकेशन डेटा से कोई मतलब नहीं होता है, डेटा आपका कहीं भी हो, एक्सेस टाइम का उससे कोई वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो उस स्टोरेज डिवाइस को आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या फिर गेटवे डिवाइस? आंसर है इसका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज पुश टू टॉक फीचर? ठीक है, पीटीटी बोलते हैं उसको कभी कभी, ठीक है। तो पीटीटी फीचर क्या होता है? इट अलाउज द यूजर टू रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन, इट अलाउज द यूजर टू बी हर्ड ओनली व्हाइल द टॉक बटन इज हेल्ड, इट अलाउज कॉल कॉन्फ्रेंसिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इट अलाउज द यूजर टू बी हर्ड ओनली व्हाइल द टॉक बटन इज हेल्ड। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, एक डिवाइस होती है, आप उसको बटन जब प्रेस करते हैं और आप बोलते हैं तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो आगे तक पहुंचता है, बिना उसके आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने अगर जॉकीज देखे होंगे, ठीक है, जो जब आप देख रहे हो कि इसमें आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, इसमें ओवर एंड आउट करके बोलते हैं, तो पहले एक बोलता है, पुश बटन करते हैं, कुछ बोलते हैं, रिलीज करते हैं, फिर दूसरा इंसान वहां से बटन को पुश करता है, बोलता है, फिर छोड़ता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वॉकी टॉकी, सॉरी, ठीक है, वॉकी टॉकी इसको जो है वो बोला जाता है, ठीक। तो ये किसका एक एग्जांपल है, पुश टू टॉक फीचर एग्जांपल है वॉकी टॉकी का। Which of the following defines the parameters of the action and depends on the action? ठीक है, ठीक है, एक्शन के पैरामीटर्स को डिफाइन करना और एक्शन को डिफाइन कौन करता है? ALU, CU, ओपरेंड या फिर ओप कोड? आंसर है इसका ओपरेंड जो है इसको एक्सेस करता है, ठीक। चलिए, Which can also have their own attributes? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं? की जो होती है वो सबके बारे में बात करती है, बट की को फिर जब अलग अलग तरह से उसको बांट दिया जाता है, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो कंपोजिट की हो, चाहे वो सुपर की हो, चाहे वो फॉरेन की हो, ठीक है, तो उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स है, जो उसकी स्पेशलिटी है, वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाती है, बट जाती है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है किसके अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं? तो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, इसके अपने खुद के एट्रीब्यूट्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट, डिवाइसेस विच ऑपरेट ऑन द डेटा लिंक लेयर इन लैन्स कैन बी कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो लैन्स के अंदर अगर आपको डेटा लिंक को लेयर को कनेक्ट करना हो तो किसकी हेल्प से डेटा लिंक को वो कनेक्ट होता है लैन में? वो होता है आपका ब्रिजेस की हेल्प से, ठीक है। ब्रिज जो होते हैं वो आपके लैन के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, और डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फाइन। नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द डेटाबेस डेवलपमेंट इज स्टोर्ड इन? ठीक है, जब आप डेटाबेस डेवलपमेंट को में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर कहां स्टोर होती है? रिपोजिटरी में, डेटा वेयर हाउस में, रैड में या फिर केस में? वो आपकी स्टोर होती है डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। चलिए, विच इज नॉट अ गुड वेब सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? अब इसमें से क्या है, आपसे क्या पूछा गया है कि वेब सिक्योरिटी की को सिक्योर करने के लिए अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो क्या इसमें से एक बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं होगी? ठीक है, 3 यहां पर सही है, 1 यहां पर बिल्कुल गलत है। तो क्या है? रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द वेब ब्राउजर, कीप अ मिनिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए। वेब सर्वर की जो एक्सेस है उसको आप कम से कम कर दो और मिनिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन रखो, ताकि आपको पता रहे कि कौन से पोर्ट्स ओपन है और कहां से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है वेब सिक्योरिटी के लिए। लिमिट द यूजर्स हु कैन लोड सॉफ्टवेयर, एडिट और ऐड फाइल, ठीक है, बिल्कुल सही। जो यूजर्स हैं आपके, जो आपके डेटा, जो आपके सिस्टम पर चीजों को अपलोड कर रहे हैं या फिर आपको एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटा को, तो उनको आप लिमिट कर दीजिए कि आपके कुछ ही जानने वाले जो लोग हैं आप उन्हीं को वो एक्सेस देंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एड डेमो प्रोग्राम सो यूजर्स कैन टेस्ट सिस्टम विदाउट एक्सेसिंग प्रोडक्शन डेटा, ठीक है, तो डेमो प्रोग्राम को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। और लास्ट है आपका रिमूव अननेसेसरी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर, बिल्कुल नहीं, ये होने चाहिए, चाहे काम के हो या ना हो। इंटरप्रेटर और कंपाइलर आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इसीलिए ये 4th है आपका, ये एक अच्छी वेब स्ट्रेटेजी
नहीं है, वेब सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है। 16 व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वॉर्म। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी यहां पर इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं वायरस और वॉर्म क्या होता है। वायरस वो चीज होती है, वायरस और वॉर्म का देखो दोनों का काम एक ही होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना, ठीक है। ये दोनों खुद को रेप्लिकेट करते हैं, बट वायरस अपने आप को रेप्लिकेट तब करेगा जब उस पर एक्शन होगा, और वॉर्म तब रेप्लिकेट करता है, वो मतलब वॉर्म अपने आप से रेप्लिकेट करता रहता है, बट वायरस तभी रेप्लिकेट करेगा जब आप उसको कोई कमांड देगा, जब उसको क्लिक करेगा, उसको कोई छेड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है वॉर्म और वायरस के बीच में। काम दोनों का रेप्लिकेट करने का ही है, बट एक खुद नहीं करता है और एक खुद ब खुद करता है, तो ये मेन डिफरेंस है इनका। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर, अ वॉर्म हैज द एबिलिटी टू सेल्फ प्रोपोगेट, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड यूजर्स कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप, अगर वो कनेक्टेड है तो अपने आप वो यहां से वहां पहुंच जाएगा, वायरस खुद से नहीं जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका वायरस में और कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए, द डिजाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द डैश नेटवर्क, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो नेटवर्क का डिजाइन है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क की डिजाइनिंग को क्या बोलते हैं हम, आर्किटेक्चर, सर्वर, ट्रांसमिशन या फिर टाइप, तो उसको बोलते हैं हम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर अपने आप में खुद में एक वर्ड जो है वो कुछ बनाने से, कुछ आर्किटेक्ट खड़ा करने से या फिर कोई भी डिजाइनिंग से इसका एक मतलब होता है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, बोलते हैं डिजाइनिंग को। चलिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज, जो टाइम इंटरवल होता है किसमें, सक्सेसिव एलिमेंट्स में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम, सीक टाइम, रियल टाइम या फिर इपोच, ठीक है, इसको बोलते हैं पोच, ठीक है। चलिए, 19 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कीज अ टेबल कैन हैव इन MS एक्सिस। MS एक्सिस के अंदर अगर कोई टेबल है तो उसके अंदर कितनी प्राइमरी कीज हो सकती हैं, 1, 2, 3 या 4, तो इसका आंसर है 1, ठीक है। हमेशा एक ही प्राइमरी की होती है एक टेबल के अंदर, एक MS एक्सिस में, ठीक है। लास्ट है आपका, विच टेयर प्रोसेस HTTP प्रोटोकॉल स्क्रिप्टिंग टास्क परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू डेटा। HTTP के प्रोटोकॉल के अंदर स्क्रिप्टिंग टास्क को करने के लिए, कैलकुलेशन को करने के लिए और डेटा को एक्सेस देने के लिए किस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं क्लाइंट प्रोसेस को, इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। 20 क्वेश्चंस थे आपके, 9th पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सारे पार्ट एक बार से देखने हैं। कल जब इसका लास्ट पार्ट आएगा उसके बाद मैं उस वीडियो के नीचे आई विल ट्राई कि मैं सारी की सारी वीडियोस का लिंक वहां पर डला दूं और सारे क्वेश्चन मैं एक साथ आपको वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो अभी तक यही था सेशन में। अब आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारा फोन नंबर है, हमारी वेबसाइट है, हमारी जीमेल आईडी है। कोई भी आपको इशू है आपको हमारे मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। CGL के मेंस के मॉक टेस्ट स्टिल अभी भी वहां पर भी हैं, आप जाइए उनको आप देख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर आप कोर्स ले सकते हैं। 2023 के लिए भी आपका जो कोर्स है वो काम हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो यही था इस सेशन में आज के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल एक और वीडियो आएगी, तो वेट कीजिए उस वीडियो का, और तब तक आप सारी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।